Okay, this is the second and last part of this chapter. स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी नोटबुक को ज़रूर पढ़िए। जब आप अपनी बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी तक हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या है? अभी तक हमने पढ़ा है कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, उसमें रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसमें आपके एंट्रीमर लिबनहॉक का काम क्या था। इसके बाद हमने देखा कुछ चीज़ें और कि सेल की साइज़ में डिफरेंस कैसे आता है। हमने इसके बाद देखा कि सेल में शेप में डिफरेंस कैसे आता है, उसका नंबर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है। अब हमारा टाइम आया है कि पार्ट ऑफ द सेल के बारे में पढ़ना। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सेल जो आपके बुक में हम लोग पढ़ते हैं वो मेनली दो होता है। एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। दोनों की साइज़ डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं और कुछ होती हैं जो डिसिमिलर होती हैं। पहले आपको एक सेल का बेसिक पार्ट्स बताते हैं कि सेल कैसे होता है आखिर में। देखो, सपोज़ ये आप इसको एक सेल मान लेते हैं, क्योंकि सेल की कोई शेप फिक्स नहीं होती है, हम इसको सेल मानते हैं। तो ये जो इसका सबसे बाहर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद इसके जो बीचों बीच एक प्लेस होता है यहाँ पर, ये इसको हम क्या मान सकते हैं? इस बीचों बीच वाले प्लेस को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ लिक्विड मटेरियल्स होता है। क्या होता है? लिक्विड मटेरियल्स होता है। इस लिक्विड मटेरियल्स को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? बोलेंगे साइटोप्लाज्म। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? फिर समझते हैं एक बार। इस चीज़ को समझने से पहले ध्यान दें, फिर समझेंगे एक बार हम इसको कि सबसे आउटर वाला पार्ट हम जो क्या है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका काम क्या? प्रोटेक्शन का काम है। बीच में सेंट्रल रीजन पे इस तरीके का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो प्लेस है उसमें एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दें, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स। जिसमें आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? गोल्जी बॉडी मिल जाएगी, ठीक, लाइसोसोम मिल जाएगा, वैक्यूल्स मिल जाएगी, ये चीज़ें मिल जाएंगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक और बाहर स्ट्रक्चर एक दूसरा मिलता है। किसके बाहर? सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर और मिलता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेल वॉल। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो मुझे लगता है आपको एक बेसिक बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट ऑफ द सेल की तरफ। पहला पार्ट आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो साइटोप्लाज्म को घेरे रखता है। क्यों? जिससे कि प्रोटेक्शन का काम करे। सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वो सेल मेम्ब्रेन ऐसा काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया। अब बात आ रही है यहाँ पे सेल वॉल की। इसकी बात आ रही है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? ये एडिशनल लेयर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह बात बताई जा रही है। एडिशनल लेयर होता है किसके? सेल मेम्ब्रेन के। जिससे क्या करता है? ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देता है। किसके अगेंस्ट में? वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, इन सब के लिए वो क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, दैट्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट दैट्स एब्सेंट इन एनिमल सेल। यहाँ तक बात कन्फर्म है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो बताएगा कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। मैंने आपको समझाया था ये क्या है। ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब आप आगे पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बाहर की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते थे? सेल मेम्ब्रेन बोलते थे।
वैसे न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? वेरी गुड। आप थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें तो बताया जाएगा कि दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleolus. In addition, nucleus contains thread-like structure called chromosome. तो उसी न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कितना होता है ह्यूमन में, ये होता है 46, या इसको हम 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। राइट, वेरी गुड। चलिए कुछ और आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल रहा है वैक्यूल्स का और एक स्ट्रक्चर मिल रहा है प्लास्टिड का। तो बच्चों ये है कि वैक्यूल्स जो होता है इसको हम बोलते हैं डस्टबिन ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम डस्टबिन ऑफ द सेल। डस्टबिन का काम क्या होता है? जैसे कोई भी जो चीज़ें एक्सक्रीटरी मटेरियल्स उसे हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। वैसे ही जो सेल में एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है वो भी आकर के कहाँ रुकता है, डस्टबिन में रुकता है। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लास्टिड जो होती है, जैसे हम फूड कौन बनाता है, प्लांट, और प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड 3 टाइप का होता है। पहले वाले को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। राइट, एक का ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। देखिए इन सब के बारे में डिटेल स्टडी आप आगे जब चलेंगे क्लास 9th और 10th में तो वहाँ पे करने को मिलेगा। अभी आपको बेसिक सी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आपको कंफर्म हो गया है कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई थी। इसके बाद आपने देख लिया कि जो है सेल की साइज़, उसका शेप, नंबर कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। फिर आपको हमने बताया कि उसके बाद आपने क्या देखा कि फिर आपने देखा कि सेल फंक्शन कैसे करता है, मीन्स पार्ट ऑफ द सेल क्या होता है। मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होती है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है। ये सब सारी चीज़ें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। राइट, तो मुझे लगता है आपको क्लियर है चीज़ें। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। आप यहाँ पे सेल देख सकते हैं, दोनों सेल यहाँ पे दिखाई जा रही है, एक है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। देखो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म दोनों में फोकस किया जा रहा है। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है। ओके, वैक्यूल्स आप देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं, सेल वॉल आप देख सकते हैं। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। देखिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, सिर्फ ये प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट है, इसीलिए एनिमल फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पे समझना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एनिमल्स में हैं और प्लांट सेल में नहीं है। देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, सेल वॉल ये यहाँ पर एब्सेंट हो गया एनिमल सेल में, न्यूक्लियस दोनों में मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगा, साइटोप्लाज्म दोनों में मिलेगा, प्लास्टिड यहाँ मिलेगा प्लास्टिड बट यहाँ पर नहीं मिलेगा, और वैक्यूल्स दोनों में होता है। राइट, तो इन चीज़ों को आप एक बार फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, आप सपोज अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है ज़रूर हमें बताइएगा और उन कन्फ्यूज़न को हम सॉल्व करेंगे। ओके।